हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ठाकरे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसर्च के कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन 10 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे होकर के हमारी रिसर्च की प्रोसेस होती है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? डिफाइन दी रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हमको रिसर्च करने के लिए क्या लगती है कि हमको अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम डिफाइन होना चाहिए कि हम रिसर्च क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम रिसर्च करना चाहते हैं कि रिवीजन करने से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हमारे परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम है। इसमें हमारा सबसे पहला क्या है कि हमको इशू और गैप को फाइंड आउट करना है। हमारी नॉलेज में कहाँ पर गैप है, हमारी नॉलेज में कहाँ पर गैप है इसमें कि हमको पता नहीं है कि रिवीजन से हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और हमारा पर्पस ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि हम किस उद्देश्य के लिए स्टडी कर रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है। ठीक है जी। इंश्योर द प्रॉब्लम इज रीचेबल एंड रिलेवेंट, है ना, कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो रीचेबल हो, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हो, और दूसरी बात कि वो रिलेवेंट हो, किसी काम की भी हो, है ना। रिसर्च ऐसी चीजों पर नहीं की जा सकती जो कि किसी भी काम की ना हो या उसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ना हो। ओके, इसके बाद में क्या? कॉन्सिडर फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, रिसोर्सेस एंड स्पेस। ओके, तो ये क्या होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए। किस चीज के लिए? सबसे पहले तो टाइम, कि हमारा रिसर्च हमारे जीवन काल के अंदर खत्म हो जाए। ऐसा भी रिसर्च ना हो कि हमारे जन्म खत्म हो गया तब भी वो रिसर्च चलते ही चले जा रही है। दूसरी बात कि रिसोर्सेस उन रिसर्च के लिए क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। और इसके बाद में क्या है? कोई स्कोप होना चाहिए इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। ठीक है, कि हमने रिसर्च तो कर लिया पर उसका कोई स्कोप नहीं है आगे जा करके, उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च नहीं की जा सकती है, या उसका कहीं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी रिसर्च नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में फ्रेम द प्रॉब्लम एज अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट फॉर्म। जो हमारा प्रॉब्लम है उसको हमको क्या करना है? स्टेटमेंट फॉर्म में या क्वेश्चन फॉर्म में बदलना है ना। फॉर अब हमारे एग्जांपल के हिसाब से क्या कि रिवीजन का क्या असर पड़ता है हमारे एग्जाम में परफॉर्मेंस पर, ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फॉर्म में हो जाएगा। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा कि रिवीजन का इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम की परफॉर्मेंस पर, फुल स्टॉप। ये क्या हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी क्या? फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। सेकेंड स्टेप क्या होगी? सेकेंड स्टेप होगी हमारा रिवाइजिंग दी लिटरेचर। जो लिटरेचर हमारे पास में पहले से अवेलेबल है उसको हम क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे कि पहले भी क्या इस विषय पर किसी ने कुछ रिसर्च किया है। हाँ, कि रिवीजन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे परफॉर्मेंस पर, इसके बारे में क्या पहले किसी ने कुछ लिखा पढ़ा है या कुछ बोला है, इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे। हम क्या करेंगे? एकेडमिक पेपर्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, रिव्यूज पढ़ेंगे। ओके, एनालाइज करेंगे पुराने रिसर्च को, और उसमें गैप को फाइंड आउट करेंगे, या ट्रेंड क्या है इसको फाइंड आउट करेंगे। सभी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं इसको फाइंड आउट करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे क्या? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड मेथडोलॉजीज यूज्ड, कौन कौन से पर्सपेक्टिव से बात की गई है पर्टिकुलर विषय के ऊपर, और कौन सी मेथडोलॉजीज यूज की गई है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, हमको क्या करना है? अवॉइड करना है डुप्लीकेशन, है ना, कि डुप्लीकेट कर दिए कॉपी और पेस्ट को हमको क्या करना है? अवॉइड करना है कि हमने पुराना रिसर्च पेपर पकड़ लिया, उठा लिया, उसमें थोड़ी सी अपनी नमक मिर्च मिला दिए और फिर हमने अपना रिसर्च पेपर को पेश कर दिया। ऐसा नहीं करना है। डेवलप अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टडीज। जो हमारा
पहले से स्टडी की हुई है उसके बेस पर हम क्या करेंगे, एक थियोरिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड स्टेप, जिसमें हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। इसके बाद में है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। आइडेंटिफाई वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि हमारी रिसर्च में कौन कौन सी वेरिएबल्स है, कौन कौन सी चीजें इनको प्रभावित करने वाली है। हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल में जाते हैं। पुराने वाले एग्जाम्पल में क्या था कि रिवीजन का असर हमारे एग्जाम के परफॉर्मेंस में क्या पड़ता है, इसको यदि हमको रिसर्च करना है तो कौन कौन से वेरिएबल होंगे। वेरिएबल हुआ कि आप जो है कितने बार रिवीजन करते हैं, कब करते हैं, एक यूनिट खत्म होने के बाद में करते हैं या 2 यूनिट खत्म करने के बाद में करते हैं, आपका मेमोरी पावर कितना है, आपकी रिकॉल करने की कितनी ज्यादा क्षमता है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे हमारे रिसर्च के। ओके, कौन से वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्सोनियस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जिस जिस जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, मतलब कि हमारा एग्जाम का रिजल्ट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा रिवीजन। ठीक है, और एक्सटोनियस वेरिएबल क्या है, इसके अलावा जो भी आसपास के दूसरे वेरिएबल्स हैं, मतलब हमारी मेमोरी पावर, हमारी रिटेन कर पाने की क्षमता, सभी की अलग अलग होती है ना। इसके बाद में हम जो दूसरे हैं, हम नींद है, कौन किस एरिया में रह रहा है, आपका मोबाइल का टाइम कितना है, ठीक है, आप कितने देर रील देखते हैं, इससे भी आपकी रिकॉल करने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, डिफाइन होगी, उससे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप रील देखेंगे उतना ज्यादा आपका स्पेन ऑफ अटेंशन कम होते चले जाएगा। ठीक है, 60 सेकंड में आपका अटेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये है क्या, एक्स्ट्रोसियस वेरिएबल्स। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, और हमारे जो वेरिएबल्स है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ में अलाइन होने चाहिए। मतलब कि जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने देखा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट दे रहा हो, है ना। हम ये नहीं देख सकते कि भाई चना खाने से हमारे रिजल्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम स्टडी करें, क्योंकि दोनों वेरिएबल क्या है, किसी भी प्रकार से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स। इसके बाद में जो चौथा स्टेप है वो क्या है, फॉर्मेटिंग हाइपोथेसिस। मतलब कि हमको हाइपोथेसिस बिल्ड करना है एक, जिसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक, डेवलप अ टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रिडिक्टिंग आउटकम। हमारा स्टेटमेंट क्या है कि बार बार रिवीजन करने से या हर यूनिट के बाद में रिवीजन करने से हमारा यूजीसी नेट का स्कोर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ये हमारे रिजल्ट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमने क्या कर दिया, एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर दी। ओके, इसके बाद में बेस द हाइपोथेसिस ऑन लिटरेचर रिव्यू एंड थ्योरीज। जो पहले से थ्योरीज बनी हुई है और हमने जो लिटरेचर रिव्यू किया था उसके बेसिस पर ही हमको बनाना है। स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो हमने वेरिएबल्स दो रखे हुए हैं, मतलब कि रिवीजन करना और परफॉर्मेंस के बीच में हमको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है। चूज करना है हमको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा क्या, कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस बोलता है कि किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मतलब हमारा हाइपोथेसिस क्या हो सकता है कि रिवीजन करने से परफॉर्मेंस के एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा,
अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि रिवीजन करने से हमारी एग्जाम की परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। ओके, अब वो असर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो नल हाइपोथेसिस जीरो, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसमें हम बोलते हैं कि प्रभाव पड़ता है। ओके, इंश्योर क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। जो हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर किया जा सके क्वांटिटेटिव टर्म में या क्वालिटेटिव टर्म में, है ना। हम नंबर्स में उसको मेजर कर सके या हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में कर सके कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है, किसी भी टर्म में हम उसको क्या कर सके, मेजर कर सके। ओके, इसके बाद में क्या है, हमारा छठा स्टेप है। छठे स्टेप में हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग सैंपल। अब हमने क्या कर लिया कि भाई हमने मान लिया, हमने बोल दिया कि असर पड़ता है रिवीजन का हमारे एग्जाम के परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन इसको साबित करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, लोगों का परफॉर्मेंस चाहिए होगा कि भाई इन लोगों ने किया था इसीलिए हम मानते हैं कि ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। पॉपुलेशन कौन होगी, जिन जिन ने भी अभी तक के यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हुआ है और उसके लिए प्रिपरेशन किया हुआ है, ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन वो तो करोड़ों लोगों ने अभी तक दे दिया है ना। हर साल जो है 6-7 लाख लोग देते हैं। ओके, और बीसियों साल से दे रहे हैं, तो हम पूरे लोगों को तो जाकर के क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं कि आप कितना रिवीजन करते थे, आपका रिजल्ट क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को लेते हैं, सैंपल इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और सैंपल इकट्ठा करके क्या करते हैं कि उसको एग्जामिन करते हैं। तो हमको सबसे पहले अपने सैंपल को सिलेक्ट करना होगा कि हम किन लोगों से जाकर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, किस रीजन के लोगों को जाकर के पूछेंगे, कब उनने प्रिपरेशन चालू की है उन लोगों के बारे में पूछेंगे, प्रोफेशनल लोगों को जाकर के पूछेंगे जो कि एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टूडेंट जो कि टोटल केवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको पूछना है। तो हम अपना क्या करेंगे, एक सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, उसको सैंपल को चूज करने के लिए या तो हम रैंडमली किसी भी से भी पूछ सकते हैं पूरी पॉपुलेशन में से। ओके, रैंडमली पूछ सकते हैं या हम स्ट्रेटिफाइड कर सकते हैं या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, है ना। कि हमको जिस लोगों का नंबर हमारे मोबाइल में है हम सिर्फ उनको फोन करके पूछ लें, या हमारे बैच में जितने लोग थे केवल हम उनको जा करके पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस के हिसाब से हो जाएगा। फिर क्या है, डिटरमाइन द सैंपल साइज आपका कितना है बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिकल कंसिडरेशंस, कि कितने आपके सैंपल का साइज होने वाला है। इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव टू जनरलाइज फाइंडिंग्स, है ना। तो हमको हर प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना है, मतलब आपको प्योर स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, जो अभी किन्हीं कहीं पढ़ा रहे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना है, कोई ड्रॉप आउट्स हैं उनको भी देना है, कोई अपना प्रोफेशनल जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहा है उनको भी हमको अपने रिसर्च में रखना है। तो हर प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस हमारे रिसर्च में होने चाहिए, ताकि जब हम जनरलाइजेशन करें हमारी थ्योरी का तो वो सही तरीके से हो पाए। ठीक है, और मिनिमाइज बायसनेस, हमको भेदभाव को कम से कम रखना है ना, कि इससे पूछना है इससे नहीं पूछना है, ये भेदभाव को हमको कम से कम करना है, ताकि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आए और प्योर डाटा आए। ओके, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कलेक्टिंग डाटा। हमको क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि हमको किन लोगों से डाटा कलेक्ट करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम चूज करेंगे कि हमारा कौन से टूल हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन आयर के फॉर्म में करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बैठ करके देख रहे हैं कि कौन रिवीजन कर रहा है कौन रिवीजन नहीं कर रहा है। फिर जाकर के हम एग्जाम में देखेंगे कि किसने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए नहीं किए और उसका रिजल्ट कैसा आया, क्या हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चनायर्स के फॉर्म में कर सकते हैं, अब गूगल फॉर्म भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, किसी भी आपको
फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन डाटा कलेक्शन, है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन आप सभी से पूछे, ऐसा नहीं कि किसी आधे सैंपल से आप कुछ और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी के आधे सैंपल से आप कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा डेटा सही से आएगा नहीं। और फॉलो इथिकल गाइडलाइन, दीन ईमान रख के हमको डाटा कलेक्शन करना है ना, कि ईमानदारी के साथ में डाटा कलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि जो डाटा हमारी थिंकिंग के साथ में या हमारी बिलीव के साथ में मैच नहीं कर रहा है उसको हम हटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो हमारे हाइपोथेसिस के साथ में अलाइन हो रहा है उस डाटा को भी लेना है, जो अलाइन नहीं हो रहा है उस डाटा को भी लेना है। पूरे दीन ईमान के साथ में हमको डाटा कलेक्शन करना है। इसके बाद में क्या है, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली, है ना, कि हमको सिस्टमेटिक तरीके से अपने डाटा को स्टोर करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है। सेम क्वेश्चंस के नीचे सेम क्या आने चाहिए, आपके जो आंसर्स आए हैं लोगों के तरफ से, सैंपल के तरफ से, वो होना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से हमको अपने डाटा को क्या करना है, स्टोर करना है। इसके बाद में क्या है, सेवंथ स्टेप क्या कहता है, सेवंथ स्टेप कहता है डाटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हम क्या करते हैं कि डाटा को एनालाइज करते हैं। हमने सिस्टमेटिक तरीके से क्या करा, डाल करके रख दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा से हमको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, कि कुछ लोग जो है हर यूनिट के बाद में रिवीजन कर रहे हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 3-4 यूनिट करने के बाद में वापस से क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। तो लोगों का किस प्रकार का रिवीजन का पैटर्न है उसको हमने सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया, अपना डाटा में फीड कर दिया। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि ये पर्टिकुलर डाटा से हमको क्या फाइंड आउट्स मिलता है। जैसे टी टेस्ट होता है ना, रिग्रेशन होता है, कोरिलेशन होता है ना। तो ये सारी चीजें हम क्या देखते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशनशिप मिल रहा है। कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं, कोरिलेशन में कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, किस डिग्री तक के है, इसको देखने के लिए हम रिग्रेशन करते हैं। तो ये सारे टूल्स को हम क्या लगाते हैं अपने डेटा में जो हमने सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है टू टेस्ट आवर हाइपोथेसिस। फिर हम इसके लिए हम टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से, एक्सेल कर सकते हैं, SPSS कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं। और फिर हम जाते हैं किस अगले वाले स्टेप के ऊपर। अगले वाले स्टेप में क्या होता है, कैरिंग आउट जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब हमारा फाइंड आउट हो गया कि हाँ, जब जो भी रिवीजन करता है रेगुलरली उसका रिजल्ट में बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। फिर उसको क्या कर लेंगे, हम जनरलाइज कर लेंगे। ओके, हमारे डाटा से जो भी हमको फाइंड आउट्स मिला है उसको क्या करेंगे, हम जनरलाइज करेंगे, सभी लोगों के लिए ऐसा ही होता है ये मान लेंगे। ठीक है, इंटरप्रेट करेंगे कि इंटरप्रिटेशन करेंगे डाटा कैसे, क्या हमको मीनिंग मिल रही है, और फिर क्या कर देंगे, उसको जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, कंपेयर फाइंडिंग विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर। जो हमने अभी फाइंड आउट किया है रिवीजन का रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट को, उसको किस चीज से कंपेयर करेंगे, जो पहले से रखा हुआ हमारी फाइंडिंग्स है, लिटरेचर में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीकेट करने का कोशिश करेंगे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। ठीक है, एक्सेस लिमिटेशंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंक्लूजन। जो हमारा कंक्लूजन निकला हुआ है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, कौन से उसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना। कि एक वेरिएबल हो सकता है कि सभी का
मेमोरी पावर उतना अच्छा नहीं होता है, सबका बराबर नहीं होता है। तो जिसका मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है वो रिवीजन कम भी कर रहा है तो उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिसका मेमोरी पावर कम है वो बार बार रिवीजन करने के बावजूद भी उसको सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति कौन से स्टडी मटेरियल को यूज़ कर रहा है, किसके पास में किस क्वालिटी का स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, उसमें लिमिटेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि लिमिटेशंस क्या है और कितना वो रिलायबल है, हमारा कंक्लूजन। इसके बाद में क्या है, सजेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन, कि हमने जो फाइंड आउट किया है उसका प्रैक्टिकली यूज कहाँ हो सकता है और फ्यूचर में इस विषय पर कौन कौन सी रिसर्च और हो सकती है। ठीक है, इंश्योर अनबायस्ड एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन हो, उसका सही तरीके से आकलन हो। ओके, इसके बाद में हमारी आखिरी स्टेप क्या होगी, जो भी हमने फाइंड आउट किया है उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो हमारी टोटल रिसर्च है उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट इनटू सीरीज। अब हमको क्या करना है, उसको चरणबद्ध तरीके से लेकर के आना है। उसमें इंडक्शन लिखेंगे, मेथड्स हमने क्या इस्तेमाल की है वो लिखेंगे, रिजल्ट्स हमारे क्या आए उसको लिखेंगे, डिस्कशंस लिखेंगे जो लोगों के साथ में हमने किए हैं, लोगों की क्या उसमें राय आई है उसको लिखेंगे, और आखिरी में हम क्या करेंगे, अपनी रिसर्च को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यूज क्लियर कंसेंसस एंड एकेडमिक लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो शुद्ध हो, सरल हो और एकेडमिक लैंग्वेज हो। ठीक है, इंक्लूड रेफरेंसेस, जो भी रेफरेंसेस हमने इस्तेमाल किए हैं उसको इंक्लूड करेंगे। साइटेशन करेंगे, मतलब जो भी हमने जहाँ से भी लिटरेचर से हमने कोई पार्ट यदि लिया है, किसी और के रिसर्च से हमने कोई पार्ट लिया हुआ है तो उसके बारे में हम लिखेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, है ना। इसके बाद में हाईलाइट की फाइंडिंग्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, की फाइंडिंग्स क्या होगी हमारे पर्टिकुलर रिसर्च की और क्या सिग्निफिकेंस है उसका, क्या मतलब है इस पर्टिकुलर रिसर्च का, उसको हम लिखेंगे। इंश्योर प्रॉपर फॉर्मेटिंग बिफोर सबमिटिंग, सही तरीके से वो फॉर्मेट किया हुआ हो इसको हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो ये 10 स्टेप्स थी हमारी रिसर्च प्रोसेस की। आई होप कि आपको क्लियर होगी सभी स्टेप्स। यदि आपको किसी भी प्रकार का और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर आते रहेगी, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो। थैंक यू।